अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 2 बुक एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम काइनेमेटिक्स है। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1, इसमें कहा जा रहा है टू गेट अ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर। हमें कहा जा रहा है रिजल्टेंट हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 मीटर एंड 8 मीटर शुड बी कंबाइंड। हमारे पास दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, एक की वैल्यू दी गई है 6 मीटर और दूसरे की दी गई है 8 मीटर। हमें कहा जा रहा है कि हमें बताना है कि इन दोनों को किस तरह कंबाइन किया जाए, यानी दोनों के दरमियान एंगल क्या होना चाहिए कि आंसर 10 मीटर आए। ए में कहा जा रहा है पैरेलल हो। पैरेलल में क्या होता है, दोनों को सिंपल प्लस कर देना होता है। पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन, तो 6 मीटर 8 मीटर, तो आंसर क्या आता 14 मीटर। 14 मीटर होता तो आंसर पैरेलल सही होता। एंटी पैरेलल में क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, तो यानी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं तो एंटी पैरेलल का आंसर आएगा। तो 8 मीटर और 6 मीटर हमारे पास जो है वो क्या है, इसमें 8 में से 6 को माइनस करेंगे, 2 अगर आंसर होता तो एंटी पैरेलल होता। अब हमें एंगल ऑफ 45 डिग्री पे फैसला करना है और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब परपेंडिकुलर टू ईच अदर में क्या होता है, हमारे पास रिजल्टेंट जब भी हमें चाहिए होता है ना, तो पहले वेक्टर का स्क्वायर और दूसरे वेक्टर के स्क्वायर दोनों का रूट फिर निकालें। तो पहला हमारे पास जो है वो 8 है, 8 का स्क्वायर लेंगे, और दूसरा वेक्टर हमारे पास जो है वो 6 है, 6 का लेंगे स्क्वायर और रूट लेंगे। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, दोनों को हम प्लस करेंगे, आंसर आता है 100, 100 का रूट आ जाता है 10 मीटर। तो इसका मतलब क्या है, ये एंगल हुआ 90 डिग्री। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब दो वेक्टर के दरमियान एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो है, हमारे पास द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इज 10 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। आफ्टर 5 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 20 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल था जिसकी वेलोसिटी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वो 10 मीटर पर सेकेंड थी। इसके 5 सेकेंड के बाद जो इसकी रफ्तार हो जाती है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। हमें कहा जा रहा है द वेलोसिटी 3 सेकेंड बिफोर इन मीटर पर सेकेंड, यानी इसके 3 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो सिंपल है, हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन निकाल दो भाई। यहाँ हमारे पास देखो एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या है भाई, 5 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी में कितनी तब्दीली है, ये वी आई है, ये वी एफ है। वी एफ में से वी आई को क्या करते हैं, देखो मैं एक्सेलरेशन निकाल के देता हूँ भाई। एक्सेलरेशन निकालने का तरीका है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। वी एफ हमारे पास 20 है, वी आई हमारे पास जो है वो 10 है, टाइम हमारे पास 5 है। तो 20 माइनस 10 कितना हो जाता है, 10। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो गई, एक्सेलरेशन हमारे पास हो गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें कहा जा रहा है कि इससे अगर 3 सेकंड पहले चला तो वेलोसिटी 3 सेकंड बिफोर इन मीटर पर सेकंड, यानी ये जो 10 मीटर पर सेकंड है ना, उससे 3 सेकंड जो है वो पहले चले जाओ। तो इसका मतलब जो है वो हर सेकंड में कितनी तब्दीली आ रही है, हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की तब्दीली आ रही है, ठीक है। तो अब ये जो एक एट एन इंस्टेंट यानी 10 मीटर पर सेकंड है ना, उससे 3 सेकंड पहले जाने को कह रहा है। तो 3 सेकंड पहले जाएंगे तो 1 सेकंड पहले जाएंगे तो 8 मीटर पर सेकंड होगी, 2 सेकंड पहले जाएंगे तो 6 मीटर पर सेकंड की, दो कम करते जाओ, और 3 सेकंड अगर पहले जाएंगे तो 4 मीटर पर सेकंड होगी। तो यानी 3 सेकंड, यानी इसके मुकाबले में जो 3 सेकंड पहले जो है उसकी वेलोसिटी होगी वो 4 मीटर पर सेकंड होगी। लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी है। नेक्स्ट हमारे पास है अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, इट विल रीच द ग्राउंड आफ्टर। एक बॉल है जिसको हमने अपवर्ड फेंका है 100 मीटर पर सेकेंड से, हमें कहा जा रहा है इट विल रीच द ग्राउंड आफ्टर, कितनी देर के बाद वो जमीन पर दोबारा आएगा। यानी अब इस सिनारियो को समझो कि एक शख्स है, वो क्या कर रहा है, एक बॉल को नीचे से 100 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ऊपर फेंकता है। अब वो बॉल जो है वो क्या होगा, जितनी देर नीचे से ऊपर जाने में लगेगी उतनी ही देर क्या होगी, ऊपर से नीचे आने में लगेगी। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि नीचे से ऊपर जाने में उसको कितना वक्त लगा, नीचे से ऊपर जाने में कितना वक्त लगा। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी थी, 100 मीटर पर सेकेंड, और मैक्सिमम हाइट पर जाकर क्या हो गई, इसकी फाइनल वेलोसिटी जो हो गई वो 0 हो गई, ठीक है।
जी की वैल्यू यहाँ हम क्या रखेंगे, -10 रखेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर जाती है जी की वैल्यू हम माइनस में रखते हैं, तो जी भी आ गया। अब देखो भाई टाइम निकाल लेते हैं, वी एफ इक्वल टू वी आई माइनस जी टी, या प्लस भी रखो तो हम यहाँ इस पर माइनस रख ही देते हैं। तो वी एफ हो गया 0, वी आई हमारे पास हो गया 100, जी की वैल्यू हमने यहाँ रखी है -10 और हमें चाहिए टी। अब 100 यहाँ प्लस में है, वहाँ जाकर हो जाएगा माइनस, और ये हो गया -10 टी। माइनस माइनस से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब 10 यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 100 डिवाइडेड बाई 10, हमारे पास 0 0 से कैंसिल हो गया। टी हमारे पास क्या हो गया, 10 सेकेंड। अब ये 10 सेकेंड जो है वो सिर्फ नीचे से ऊपर जाने का टाइम है। अब जितनी देर नीचे से ऊपर जाने में लगेगी उतनी ही देर उसको ऊपर से दोबारा नीचे आने में लगेगी। तो इसका मतलब 10 सेकेंड नीचे से ऊपर जाने का और दूसरा 10 सेकेंड ऊपर से नीचे आने का। इसका मतलब टोटल टाइम कितना लगेगा, जमीन पर वापस कितनी देर में आएगा, 20 सेकेंड में। 10 + 10 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो 20 सेकेंड है, जो कि हमारे MCQ का करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है, 2 प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। दो प्रोजेक्टाइल है, उसको जो है वो सेम एक ही जगह से जो वो फायर किया गया, एक का एंगल और सेम स्पीड, स्पीड भी क्या थी, सेम थी। एक का एंगल था 60 डिग्री, दूसरे का था 30 डिग्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी चीज करेक्ट होगी। अब एक में कहा जा रहा है द रेंज विल बी सेम, रेंज सेम होगी। दूसरे में कहा जा रहा है देयर मैक्सिमम हाइट विल बी सेम, इनकी मैक्सिमम हाइट सेम होगी। सी में कहा जा रहा है देयर लैंडिंग वेलोसिटी विल बी सेम, इनकी लैंडिंग वेलोसिटी सेम होगी। और डी में कहा जा रहा है देयर टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी सेम, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगी। अब देखो भाई सिंपल, यहाँ इस पे बाकायदा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल में हम बात भी करते हैं। इससे देखें, पहले एक को 30 डिग्री पे फेंका गया और एक को जो है वो 60 डिग्री पे फेंका गया। अब क्या है, हाइट दोनों की अलग अलग होगी, ठीक है। टाइम जो है वो दोनों का अलग अलग लगेगा, ये शॉर्ट टाइम लेगा, ये लॉन्ग टाइम लेगा। चीज जो सेम होगी वो क्या होगी, रेंज। ऐसे कोई भी दो एंगल जिस पर रेंज सेम होती है उन दोनों का सम हमेशा किसके बराबर होगा, 90 के। तो 60 + 30 किसके बराबर है, 90 के। तो ऐसे कोई भी दो एंगल जिस पर प्रोजेक्टाइल की रेंज सेम होती है उन दोनों का सम हमेशा किसके बराबर होता है, उन दोनों का सम हमेशा 90 के बराबर होगा। तो यहाँ देखो 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों का सम 90 के बराबर है, तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर है रेंज विल बी सेम। मैक्सिमम हाइट क्या होगी, 60 वाले की ज्यादा होगी, 30 वाले की कम होगी। लैंडिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लैंडिंग वेलोसिटी भी जो है वो इन दोनों की जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। जो ज्यादा ऊंचाई पे जाएगा उसकी लैंडिंग वेलोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। देयर टाइम ऑफ फ्लाइट, जो जितनी ज्यादा ऊंचाई पे जाएगा उसका टाइम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है, द रेशियो ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज। अगर हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों का हम रेशो निकालेंगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है यूनिटी, यूनिटी और लेस, यूनिटी और मोर, और लेस देन यूनिटी। अब देखो भाई रेशो हमें निकालने को कहा गया है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को अगर एवरेज स्पीड से अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या होगा, आंसर यूनिटी का मतलब 1 आएगा, और या दूसरे में कहा जा रहा है कि 1 से ज़्यादा आएगा, या कह रहा है 1 से कम आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, देखो भाई वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड क्या है, स्पीड जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी में क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम है। और इसमें क्या है, स्पीड में क्या है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम है। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। जबकि यहाँ क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब एवरेज स्पीड का आंसर जो होगा वो एवरेज वेलोसिटी के मुकाबले में ज़्यादा होगा। तो ऊपर वाली वैल्यू जो है वो क्या है, ऊपर वाली वैल्यू जो होगी वो कम है, नीचे वाली वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। या ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों की वैल्यू क्या हो, सेम हो। दोनों की वैल्यू सेम होगी तो आंसर 1 आएगा, यानी यूनिटी आएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वेलोसिटी का आंसर जो है वो कम होगा, स्पीड का आंसर ज़्यादा होगा, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। यहाँ कोई भी एनी डिस्टेंस है, तो लिहाजा क्या है, इसका आंसर, इसकी वैल्यू अगर कम होगी इसके मुकाबले में तो आंसर जो है वो क्या होगा, लेस आएगा, 1 से छोटा आएगा। क्योंकि नोमिनेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर ज़्यादा हो तो आंसर जो होता है वो 1 से कम आता है। या आइडियल पॉसिबिलिटी है कि दोनों की वैल्यू सेम हो सकती है, तो आंसर क्या होगा, 1। तो यूनिटी या लेस क्या है इसका आंसर होगा, तो हमारे पास क्या होगा, बी, यूनिटी और लेस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ। हमें कहा जा रहा है कि अगर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब बॉडी क्या होती है, बॉडी जो है ऑप्शन ए में कहा जा रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बी में कहा जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सी में कहा जा रहा है वेरिएबल वेलोसिटी, डी में कहा जा रहा है वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब भी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों बराबर हो जाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या करता है, मूव करता है। नेक्स्ट हमारे पास कहा जा रहा है एट द टॉप ऑफ अ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल द एक्सेलरेशन इज। अब ट्रेजेक्ट्री क्या है, प्रोजेक्टाइल जो है वो जिस रास्ते से गुजरता है ना उसको कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। अब ट्रेजेक्ट्री के टॉप पर पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू होगी। तो याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल के अंदर हमने अजम्पशन ये की थी कि पूरी थ्रू आउट द मोशन जो है वो एक्सेलरेशन जो होगी वो किसके बराबर होगी, जी के कांस्टेंट के बराबर होगी। तो अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, एट द टॉप ऑफ अ प्रोजेक्ट्री द एक्सेलरेशन इज, ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल की जो टॉप पर क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होगी, मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो या जी। तो हमने तो कहा था थ्रू आउट द मोशन भाई टॉप पर वेलोसिटी जो है वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का वो जीरो होता है, लेकिन यहाँ पूछा गया एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल की थ्रू आउट मोशन में जो है वो एक्सेलरेशन जो होगी वो उसकी जी के बराबर होगी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल टू द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। वो कौन सा एंगल है जिस पर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के बराबर हो जाता है, यानी ये कहना चाह रहा है कि प्रोजेक्टाइल के एक पर्टिकुलर एंगल पर, यानी एक पर्टिकुलर एंगल पर जो है जितना ये रेंज होगी हाइट भी एग्जैक्ट क्या होगी, बराबर होगी, हमें वो एंगल बताना है। तो ये तो बाकायदा हमारे बुक में न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं बाकायदा, जिसमें r इक्वल टू एच करके पूरा वो सॉल्व करते हैं इसको। तो आंसर हमारे पास 75 पॉइंट समथिंग आता है, जबकि यहाँ 76 है ऑप्शन में नियरेस्ट, तो 76 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में कहा जा रहा है द एंगल एट विच डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट। वो कौन सा एंगल है जिस पर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों जो है वो क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, हमें वो बताना है। तो अब यहाँ इसमें देखो भाई क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, जैसे मैं अगर कहूँ ए क्रॉस बी किसके बराबर है, ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी किसके बराबर होगा, ए डॉट बी जो है वो किसके बराबर होगा, ए बी कॉस थीटा। यानी यानी क्रॉस प्रोडक्ट साइन पे डिपेंड कर रहा है और कॉस थीटा जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डॉट प्रोडक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस थीटा पे। अब डॉट और क्रॉस तब बराबर होंगे जब साइन और कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो, बराबर हो। तो वो कौन सा एंगल होता है जिस पर साइन और कॉस की वैल्यू सेम आती है, वो एंगल होता है 45 डिग्री, जिस पे साइन थीटा की वैल्यू बराबर हो जाती है कॉस थीटा के बराबर। दोनों का आंसर 0.707 है, आप कैलकुलेटर से कंफर्म कीजिएगा। साइन 45 लिखें, वैल्यू चेक करें, कॉस 45 लिखें और वैल्यू चेक करें, तो दोनों पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सेम आती है, लिहाजा क्रॉस और डॉट का आंसर भी क्या होगा, सेम होगा। द एंगल एट विच डॉट प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी 45 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास कहा जा रहा है इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर वेनिशेस द वेक्टर विल बी। हमें कहा जा रहा है कि डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है, डॉट प्रोडक्ट दो ऐसे वेक्टर हैं जो नॉन जीरो, उनकी अपनी अपनी कुछ वैल्यू थी। हमें कहा जा रहा है कि उनका जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आंसर जो है वो वेनिश हो जाता है, यानी आंसर जीरो आता है। तो हमें पूछा जा रहा है कि आप एंगल बताएं इनके दरमियान क्या होना चाहिए। तो अब देखो मैंने आपको कहा कि डॉट जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, कॉस थीटा पे। तो अब कॉस की वैल्यू जीरो होगी तो आंसर भी जीरो आ जाएगा। तो कॉस कौन से कॉस की वैल्यू जीरो होती है, देखिए कह रहा है सेम डायरेक्शन, तो कॉस जीरो की वैल्यू तो मैक्सिमम होती है। अपोजिट डायरेक्शन इसकी वैल्यू भी जो वो -1 आ जाएगी। परपेंडिकुलर की अगर बात करें तो आंसर क्या आता है, कॉस परपेंडिकुलर की अगर हम बात करते हैं तो कॉस 90 जो होता है वो जीरो के बराबर होता है, बिल्कुल सी पॉसिबल है। और डी में कहा जा रहा है जीरो, तो कॉस जीरो जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी परपेंडिकुलर इज द करेक्ट आंसर। तो सी इसका जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। इसके साथ ही चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के बुक एक्सरसाइज के एमसीक्यूज जो है वो मुकम्मल होते हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।